गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन देख रहे थे मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे जड़त्वीय नियतांक के बारे में। तो जड़त्वीय नियतांक की अपन ने मैट्रिक्स निकाल चुके थे। जड़त्वीय नियतांक के जो टोटल कंपोनेंट होते हैं, 9 कंपोनेंट होते हैं, वो सारे के सारे देख चुके थे। इसके बाद अपन ने देखा है कि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई जेड एक्स, वो सारे कंपोनेंट की वैल्यू क्या क्या आती है वो अपन डिस्कस कर चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपने पास जे व ओमेगा की असमांतर स्थिति। जे व ओमेगा, अब मुझे पता है कि जे यहाँ पे क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाली टर्म है, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग वाली टर्म है। तो जे है उसके भी 3 कंपोनेंट है, जे एक्स, जे वाई और जे जेड। ऐसे अपने पास जो ओमेगा एक्स है उसके भी 3 कंपोनेंट है, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। उसकी असमांतर स्थिति की बात करनी है, यानी नॉन पैरेलल कंडीशन की बात करनी है। तो असमांतर स्थिति का मतलब है कि जे क्रॉस का जो ओमेगा निकालता है वो सेम डायरेक्शन में नहीं आता, उसकी कंडीशन क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में आता है। यानी जे क्रॉस का ओमेगा जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए अपने पास, आई से जे, जे से आई, ऐसी कोई टर्म आनी चाहिए। तो वो एक ही डायरेक्शन में शो नहीं करता है। तो उसी की अपन बात करेंगे, किसकी, जे और ओमेगा की असमांतर की स्थिति की। तो आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जे व ओमेगा की असमांतर स्थिति। अब मुझे पता है कि जे व ओमेगा की असमांतर स्थिति यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इससे मुझे क्या पता लगाना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय संवेग जे में अपना जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जे वेक्टर व ओमेगा वेक्टर, हम जानते हैं कि क्या अपने पास जे वेक्टर व ओमेगा वेक्टर यानी कोणीय संवेग, कोणीय संवेग यानी क्या हो जाएगा अपने पास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम व कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी जे कोणीय संवेग तो क्या हो जाएगा अपने पास, जे वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा कोणीय संवेग क्या, ओमेगा वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है कोणीय संवेग व कोणीय वेग के मध्य निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब मैं लिख सकता हूँ कि द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो अपन ने रिलेशन निकाला वो क्या निकाला, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा निकाला। क्या रिलेशन निकाला अपन ने, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा निकाला। यदि जे इज इक्वल टू आई ओमेगा ये रिलेशन होता है तो मुझे पता है कि यहाँ पे जे और आई, इसकी अपन ने क्या निकाली है, अलग अलग मैट्रिक्स निकाली है। तो अपने पास ये भी जे है वो भी वेक्टर टर्म है, जो ओमेगा है वो भी क्या है अपने पास, वेक्टर टर्म है। यानी इसको मैंने इस टर्म से लिखा है कि एक तो मैंने लिखी थी जे की मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिखा था मैंने आई की मैट्रिक्स इज इक्वल टू लिखा है मैंने क्या, ओमेगा की मैट्रिक्स। तो इसी के बेस पे ये भी क्या होगा अपने पास, डिफाइन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ओमेगा। तो ये तीनों मैट्रिक्स है, ये एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की मैट्रिक्स है, ये इनर्शियल कांस्टेंट की मैट्रिक्स है, और ये वाला जो ओमेगा है वो किसकी मैट्रिक्स है, एंगुलर वेलोसिटी की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी जो मैट्रिक्स लिखी थी वो अपन ने क्या लिखी थी, तो वो अपन ने लिखा था क्या, जे एक्स, जे वाई, और साथ में क्या लिखा था अपन ने, जे जेड। इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, आई एक्स एक्स, फिर लिखा था अपन ने आई एक्स वाई, थर्ड लिखा था अपन ने आई एक्स जेड। ऐसे ही अपन ने लिखा था आई वाई एक्स, सेकेंड लिखा था आई वाई वाई, और थर्ड लिखा था आई वाई जेड। ऐसे अपन ने लिखा था आई जेड एक्स, सेकेंड लिखा था आई जेड वाई, और थर्ड लिखा था अपन ने आई जेड जेड। ये वाली टर्म हो जाएगी। और यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई,
और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। क्लियर? तो मेरे पास ये वाली टर्म हो गई ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। यदि मैं इस पूरे को सॉल्व करके लिखूँ, यानी इसकी जो इक्वेशन आई थी उस टर्म में लिखूँ, तो ये इक्वेशन क्या बनती है? तो ये वाली इक्वेशन बनती है जे एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या आई एक्स जेड और साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड, ये वाली टर्म हो जाएगी। ऐसे अपने पास जो जे वाई वाली टर्म है, तो जे वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या आई वाई जेड और साथ में हो जाएगा ओमेगा जेड। ऐसे अपने पास थर्ड टर्म हो जाएगी जे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस का हो जाएगा आई जेड वाई ओमेगा वाई और प्लस का हो जाएगा अपने पास आई जेड जेड और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, यानी ये तीनों टर्म हो जाएगी। अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो घूर्णन अक्ष है क्या है अपने पास घूर्णन अक्ष है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर घूर्णन अक्ष कितने हैं, तो मुझे पता है कि कोई भी एक सिस्टम में एक बॉडी में घूर्णन अक्ष कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, एक तो एक्स, एक वाई और एक जेड, यानी कोई भी बॉडी है वो कितने घूर्णन के रेस्पेक्ट में यानी कितनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकती है। तो मेरे पास 3 ही कंडीशन है कि मेरे पास कोई भी बॉडी है वो 3 एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करेगी? रोटेट करेगी, एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में, वाई अक्ष के रेस्पेक्ट में और जेड अक्ष के रेस्पेक्ट में। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बॉडी है वो कैसे घूर्णन करेगी? एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये वाली टर्म आ जाएगी कि अपने पास यदि कोई कण या यदि कोई पिंड 3 घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? 3 कंपोनेंट में होगी, एक तो ओमेगा एक्स होगा, दूसरा ओमेगा वाई होगा और तीसरा क्या होगा अपने पास ओमेगा जेड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यदि हम 3 घूर्णन अक्ष एक्स वाई जेड की बात करें, कितनों की बात करें? यदि हम 3 घूर्णन अक्ष एक्स वाई और जेड माने, क्या माने? एक्स वाई जेड के अनुदिश माने, के अनुदिश कोणीय वेग क्या माने? के अनुदिश कोणीय वेग ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड माने तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा कि जो 3 एक्सिस होते हैं उसी के रेस्पेक्ट में 3 क्या होगी? वेलोसिटी होगी। यदि कोई बॉडी है उसके एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में कोणीय वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में कोणीय वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा वाई, जेड के रेस्पेक्ट में कोणीय वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा जेड। तो इस तरीके से मैंने तीनों टर्म लिख ली कि एक्स वाई जेड के अनुदिश क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड हो जाएगा। और यदि दृढ़ पिंड को, अब यदि मैं ये मानूँ यदि दृढ़ पिंड को केवल एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन करता हुआ माने, एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन करता हुआ माने, यदि एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन करता हुआ अपन मानते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? यदि एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी घूर्णन होता है तो एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन होने का मतलब क्या है मेरे पास कि यहाँ पर उसकी जो ओमेगा एक्स होगा वो तो क्या होगा? वैल्यू देगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि मैं कहता हूँ कि यदि कोई दृढ़ पिंड को केवल एक्स अक्ष के अनुदिश घूर्णन करता हुआ माने तो ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यदि कोई बॉडी एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में घूर्णन करती है तो उसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी या कोणीय वेग कितना हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ओमेगा एक्स रहेगी। तो ओमेगा एक्स तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और जो ओमेगा वाई और ओमेगा जेड है ये दोनों टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ओमेगा वाई और ओमेगा जेड वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। अब मुझे पता है यहाँ पे कि जो मेरे पास जो टर्म थी, क्या थी मेरे पास? जो भी टर्म थी उस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मुझे पता है कि यहाँ पे जे एक्स, जैसे मैंने क्या लिखा? जे एक्स। तो मुझे पता है कि जे एक्स क्या क्या आया था अपने पास?
तो वो आया था अपने पास क्या, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स था, तो यहाँ पे ओमेगा एक्स, और यहाँ पे जो टर्म थी आई एक्स वाई ओमेगा वाई जो अपन ने लिखी हुई है, देखो यहाँ पे ये जो तीनों टर्म लिखी है, यदि इसमें मैंने कह दिया कि ओमेगा एक्स तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ओमेगा वाई जीरो है और ओमेगा जेड जीरो है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, यहाँ पे रह जाएगा अपने पास आई वाई वाई ओमेगा वाई, यानी अपने पास वाई और जेड जीरो हो गया तो आई वाई एक्स ओमेगा एक्स रहेगा और आई जेड एक्स और क्या रहेगा, ओमेगा एक्स। तो ये तीनों टर्म यदि मैं वहाँ पे लिखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या बताएगा कि ये वाली टर्म हो जाएगी जे एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास जीरो और प्लस का जीरो, यानी जो जे एक्स है वो क्या बनेगा अपने पास आई एक्स एक्स और साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स। ऐसे ही मेरे पास यदि जे वाई है तो वो क्या हो जाएगा, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस का क्या हो जाएगा जीरो, और जे जेड वाली टर्म है वो क्या हो जाएगा अपने पास आई, यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्स ओमेगा एक्स, साथ में क्या हो जाएगा जीरो। तो अपने पास जो भी तीनों टर्म मिलेगी, यदि ओमेगा वाई और ओमेगा जेड जीरो होता है तो मेरे पास ये वाली टर्म मिलेगी, क्लियर। यानी ये वाली क्या मेरे पास जे एक्स जे वाई और जे जेड है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, यदि मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, कोई एक्स एक्स ले लिया, दूसरा ले लिया अपन ने क्या, कोई वाई एक्स ले लिया, और तीसरा क्या ले लिया अपन ने, कोई जेड एक्स ले लिया, ठीक है। अब यदि मैं कहता हूँ कि एक एक्स एक्स है, ये वाई है और ये क्या है अपने पास जेड एक्स है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एक्स वाई और जेड, इसमें क्या हो जाएगा अपने पास कि ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ओमेगा वाई क्या है अपने पास जीरो है, और ओमेगा जेड है वो क्या है अपने पास जीरो है। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इसमें जो पार्टिकल है या फिर जो बॉडी है वो कैसे रोटेट कर रही है, वो बॉडी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है, यानी ऐसे रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी कोई बॉडी ऐसे रोटेट करती है तो उसमें केवल और केवल किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे ओमेगा एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जे एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, जे वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और जे जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी। तो ओमेगा एक्स हो जाएगा, ओमेगा वाई हो जाएगा और ओमेगा जेड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की, जिसमें अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इस मैट्रिक्स के बेस पे। तो कैसे निकालूं, तो मेरे पास देखो मुझे पता है कि जे क्रॉस का ओमेगा, क्या पता है अपने पास, जे क्रॉस का ओमेगा। तो यदि मैं यहाँ पे जे क्रॉस का ओमेगा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जे क्रॉस का ओमेगा, तो मुझे पता है कि जे क्रॉस का ओमेगा क्या आता है, आई जे एक्स आई कैप जे एक्स प्लस जे कैप जे वाई प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास के कैप जे जेड, ये वाली टर्म आ जाएगी। साथ में क्रॉस आएगा और क्रॉस में क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स आई कैप प्लस का ओमेगा वाई जे कैप, और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड के कैप आ जाएगा, क्लियर। अब मैं लिख सकता हूँ कि दोनों का क्या करना है, अपन को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जे क्रॉस का ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास आई जे के, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डैश आ जाएगा, यानी आई जे के आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली टर्म हो जाएगी जे एक्स, ये हो जाएगी जे वाई और ये हो जाएगी जे जेड। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा जेड, क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो क्या थी अपने पास, ओमेगा एक्स तो वैल्यू दे रहा है और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है। तो यहाँ पे ये टर्म क्या बनेगी, जे क्रॉस का ओमेगा, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आई कैप, साथ में हो जाएगा जे कैप, साथ में हो जाएगा क्या के कैप, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी जे एक्स जे वाई और साथ में क्या हो जाएगा जे जेड, क्योंकि तीनों की वैल्यू है। ओमेगा एक्स क्या हो जाएगा ऐसे का ऐसे, ओमेगा वाई जीरो और ओमेगा जेड जीरो, यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये वाली टर्म आएगी अपने पास क्या, ये वाली टर्म क्या आएगी अपने पास, जे क्रॉस इंटू क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा क्रॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो आई वाली यदि मैं टर्म को सॉल्व करता हूँ तो ये वाला और ये वाला हटेगा, यानी ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, जीरो माइनस का जीरो हो जाएगा, क्लियर। ऐसे ही यदि मैं माइनस जे को सॉल्व करता हूँ तो माइनस जे को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, जे एक्स जीरो हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का जे जेड और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स, क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। एज इट इज़ यदि मैं प्लस के को लिखता हूँ तो प्लस के वाला क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाली तो टर्म हो जाएगी जीरो, माइनस का क्या हो जाएगा जे वाई ओमेगा एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा जे वाई ओमेगा एक्स, क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी।
तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर अपने पास जो भी टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, जे क्रॉस का ओमेगा इज इक्वल टू ये पूरी टर्म गई, तो यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, जे जेड ओमेगा एक्स, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप, माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगा अपने पास जे वाई, साथ में हो जाएगा ओमेगा एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास के कैप, यानी ये वाली वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी वैल्यू रख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये सारी वैल्यू रख सकता हूँ। तो को जे जेड कितना आया, तो मेरे पास जो ऊपर टर्म आई है जे जेड, जैसे मेरे पास जे जेड है तो जे जेड मेरे पास ये तीनों टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज कर दूँ। देखो यहाँ पे यदि मैं इस टर्म की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे जे एक्स है वो क्या है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आया है, तो यहाँ पे मैं जे क्रॉस का यदि मैं ओमेगा क्रॉस लिखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जे जेड, तो जे जेड वाली टर्म क्या है आई जेड एक्स, साथ में क्या है अपने पास ओमेगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या टर्म हो जाएगी अपने पास ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है आगे वो क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे क्या था आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आया है, क्या है अपने पास आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स वाली टर्म हो जाएगी। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ओमेगा एक्स तो एज इट इज था, देखो जे जेड ओमेगा एक्स एज इट इज था, जे जेड की मैंने क्या रख दी वैल्यू रख दी, साथ में क्या है जे कैप, माइनस यहाँ पे क्या है अपने पास जे वाई, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या आई वाई एक्स, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या बताएगा अपने पास जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे वैल्यू क्या बता रही है ओमेगा एक्स, यानी ये भी क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी जे जेड ओमेगा एक्स जे वाई ओमेगा एक्स, तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो ये वाली टर्म बनेगी। अब इसमें मुझे पता है कि जो आई जेड एक्स है आई वाई एक्स है वो क्या वैल्यू बताता है, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास के कैप आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जे जेड आ जाएगा ओमेगा एक्स आ जाएगा और क्या आ जाएगा ओमेगा वाई आ जाएगा। तो अब मेरे पास आई जेड एक्स की वैल्यू है और आई वाई एक्स की भी वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू बनेगी अपने पास क्या आई जेड एक्स, तो आई जेड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा जेड आई और एक्स आई, क्लियर। ऐसे ही मेरे पास आई वाई एक्स है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या वाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा वाई आई और एक्स आई, ये वाली क्या बनेगी अपने पास टर्म बनेगी। तो जो भी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो देखो इसमें और भी अपन डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू आई है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो भी अपने पास असमांतर स्थिति में जो भी वैल्यू बनती है वो वैल्यू ये वाली बनेगी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हो। तो देखो मेरे पास जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो तो मुझे क्या निकालना था जे एक्स निकालना था, जे वाई निकालना था और जे जेड निकालना था। अब मेरे पास ये जे इंटू ओमेगा किया तो ये वाली वैल्यू बनेगी। अब देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे सही है जे जेड की वैल्यू है तो जे जेड की वैल्यू अपन ने लिख ली आई जेड एक्स ओमेगा एक्स था, जे वाई था तो वो कितना था आई वाई एक्स और ओमेगा एक्स था। तो इन दोनों की यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे क्रॉस का ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या आई जेड एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जेड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी समेसन एम आई, साथ में हो जाएगा जेड आई एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर जे कैप, क्लियर। फिर अपने पास माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा समेसन एम आई, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी अपने पास क्या वाई आई एक्स आई और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा अपने पास के कैप हो जाएगा। यानी अपने पास जो भी फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट मिला कि जे और ओमेगा का यदि मैं एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में निकालूँ, क्या निकालूँ घूर्णन निकालूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है इसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर जे और ओमेगा का यदि मैं एक्स के रेस्पेक्ट में घूर्णन निकालता हूँ तो उसका रिजल्ट जे और के में आता है, क्लियर। यानी ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, यानी क्या होगा इसकी जो डायरेक्शन है वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती। जे और ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो कभी भी एक ही दिशा में नहीं हो सकता, वो दो डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है, एक तो जे में और एक के में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इससे क्या स्पष्ट है
कि यहाँ पे जे और ओमेगा की जो भी कंडीशन है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली टर्म देखो, इसमें ओमेगा एक्स, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये वाली टर्म बन सकती है क्या, जे क्रॉस का ओमेगा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, समेसन एम आई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा जेड आई एक्स आई, प्लस का हो जाएगा या माइनस का हो जाएगा अपने पास वाई आई एक्स आई भी बाहर आ सकता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास के कैप हो जाएगा। यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी, एम आई बाहर ले लिया तो यहाँ हो जाएगा वाई आई एक्स आई, साथ में क्या हो जाएगा के कैप, क्लियर। तो ये वाली क्या हो जाएगी अपने पास फाइनल टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जे और ओमेगा किसी भी कंडीशन में एक डायरेक्शन में नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, जे और ओमेगा किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में एक ही दिशा में नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे अपने पास, दो स्थिति को डिफाइन करेंगे। तो एक तो हो जाएगा अपने पास आई जे कैप की, और एक हो जाएगा अपने पास क्या, के कैप की। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर जो भी अपने पास वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी अपने पास, जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि एक प्लस वाली टर्म है और एक क्या है अपने पास माइनस वाली टर्म है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अपन ने एक टर्म शायद और मिस्टेक लिखी है कहीं, देखो यहाँ पे जब भी मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, जे वाली टर्म ली थी, तो जे वाली टर्म अपने पास माइनस में थी, तो ये माइनस माइनस तो क्या हो गया था अपने पास प्लस हो गया था। तो जे जेड तो प्लस में आ रहा था और जे वाई माइनस में आ रहा था। तो इसको आप प्लस माइनस का डिफरेंस तो ले सकते हो, वो प्लस माइनस का डिफरेंस कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो एक को मैंने प्लस ले लिया, बाकी आप इसको भी चाहो तो प्लस की टर्म में लिख सकते हो। अब मैंने लिखा एक टर्म ये चेंज होगी यहाँ पे, कि जब भी मैं यहाँ पे आई जेड एक्स लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे आई जेड एक्स लिखता हूँ, तो आई जेड एक्स वाली टर्म माइनस में आती है और आई वाई एक्स वाली भी टर्म क्या आती है माइनस में। क्यों, क्योंकि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड ये तीनों ही कंपोनेंट कैसे आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। बट इसको आप सही कर लेना कि ये दोनों कंपोनेंट किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। यदि ये दोनों कंपोनेंट नेगेटिव में है, इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं रखता हूँ तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे रखता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये वाली तो माइनस हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जे क्रॉस का ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन एम आई, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास वाई आई एक्स आई के कैप हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जेड आई एक्स आई, और साथ में क्या हो जाएगा जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे ये अपना क्या बताएगा, फाइनल रिजल्ट बताएगा। अतः स्पष्ट है, यहाँ से मैं क्या स्पष्ट करके लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि कोणीय संवेग तथा कोणीय वेग, कोणीय संवेग क्या हो जाएगा अपने पास जे वेक्टर, तथा कोणीय वेग क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर, क्लियर। कोणीय संवेग जे वेक्टर तथा कोणीय वेग क्या हो जाएगा अपने पास ओमेगा वेक्टर। इसका यदि मैं सदिश गुणनफल करता हूँ, यदि मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, सदिश गुणनफल करता हूँ, तो इसका जो रिजल्ट है वो जे तथा के दिशा में, वो सदिश गुणनफल करने पर इसका परिणाम जे कैप तथा के कैप में प्राप्त होता है। जे कैप तथा के कैप में क्या होता है, प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जे वेक्टर व ओमेगा वेक्टर, अतः हम कह सकते हैं कि जे वेक्टर व ओमेगा वेक्टर असमांतर स्थिति में होते हैं, या एक दूसरे से
एक दूसरे से क्या होते हैं, असमांतर में होते हैं। तो यही अपन को निकालना था और यही क्या कहलाती है, असमांतर की स्थिति कहलाती है। यही असमांतर की स्थिति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कि जब भी मैंने जे और ओमेगा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, वेक्टर मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो जे और के में मिला। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो जे क्रॉस ओमेगा को यदि मैं एक्स अक्ष की दिशा में घूर्णन करवाता हूँ या किसी भी पिंड को, किसी बॉडी को एक्स अक्ष के में रेस्पेक्ट में या ओमेगा एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में ओमेगा एक्स कोणीय वेग से मैं उसको रोटेट करवाता हूँ, तो उसका रिजल्ट जो भी मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, जे और के में मिलेगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि जे और ओमेगा की यह क्या कहलाती है, असमांतर की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है अपने पास, असमांतर की स्थिति कहलाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला तो कंप्लीट होता है अपने पास, जो जे और ओमेगा की असमांतर की स्थिति है वो वाला कंसेप्ट। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक न्यूमेरिकल, जो इस चैप्टर से इस आपके जो बीएससी वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस पर। ये क्वेश्चन क्या है कि कोई सिस्टम है, क्या है अपने पास, एक निकाय में, क्वेश्चन ही मैं आपके सामने पूरा लिख देता हूँ कि एक निकाय में तीन समान द्रव्यमान के कण उपस्थित है। एक निकाय में तीन समान द्रव्यमान के कण उपस्थित है, जिसके तीन समान द्रव्यमान के कण उपस्थित है जिसके निर्देशांक दे रखे अपने पास 1 0 0, फिर दे रखा अपने पास 0 A 0 तथा तीसरा दे रखा अपने पास 0 0 A। ये वाला कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 0 A 0 0 0 A 0 0 0 0 A है, यानी जिसके निर्देशांक ये तीनों हैं। तो इसमें निकालना क्या है, इस निकाय के सभी जड़त्वीय गुणांक, इस निकाय के सभी जड़त्वीय गुणांक के मान ज्ञात कीजिए। जड़त्वीय गुणांक के मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास बोला गया है कि मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, एक सिस्टम में तीन पार्टिकल है और तीनों पार्टिकल का जो मास है वो क्या है, समान है, क्योंकि अपन ने लिखा है कि तीनों ही क्या है, समान द्रव्यमान के है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो तीनों का मास होगा वो क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो उसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कि तीन मास है और तीनों का मास एक समान है। यानी इसके सॉल्यूशन में माना कि तीनों कणों के द्रव्यमान समान है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो m1 होगा, जो m2 होगा और जो m3 होगा, तीनों का मास कितना होगा अपने पास, m होगा। क्या होगा अपने पास, जो तीनों का मास होगा वो कितना होगा अपने पास, m होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि तीनों का मास क्या हो जाएगा, m। अब अपन कह सकते हैं कि यदि तीनों का मास m है तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, सभी जड़त्वीय गुणांक। यानी जड़त्वीय गुणांक में टोटल इसमें कितनी टर्म होती है, 9 टर्म होती है। तो 9 टर्म में से देखो यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पे यदि मैं वैल्यू लिखूँ, क्या लिखूँ, तीनों कोऑर्डिनेट के बेस पे यदि मैं वैल्यू लिखूँ तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे A 0 0 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ऐसे अपने पास सेकंड है 0 A 0, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट है 0 0 A, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा अपने पास, यानी अपने पास जो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ये तो हो जाएगा अपने पास x1, ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा अपने पास z1। क्लियर। ऐसे अपने पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास x2,
y2 और साथ में क्या हो जाएगा z2। क्लियर। और ये वाला हो जाएगा अपने पास x3 y3 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास z3। तो यहाँ से मैंने पहले ये डिफाइन कर लिया कि इसमें x1 कौन सा, y1 कौन सा, z1 कौन सा, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा उसमें ये सारी टर्म आएगी। तो तीनों पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट थे a0 0 0 a0 और 0 0 a, तो तीनों कोऑर्डिनेट को मैंने क्या लिख लिया, इस टर्म में लिख लिया। अब मुझे पता है कि जैसे मैं निकालता हूँ ix(x), क्या निकालता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट निकालता हूँ अपना, क्या निकालता हूँ ix(x), फर्स्ट कंपोनेंट निकालता हूँ मैं, वो क्या हो जाएगा अपने पास ix(x). और मुझे पता है कि ix(x) का फॉर्मूला क्या आता है, समेसन mi, यहाँ पे था ri² माइनस का क्या था अपने पास xi², ये वाली टर्म आई थी। यहाँ पे यदि मैं ix(x) में ri की वैल्यू रखी थी तो ये आया था अपने पास mi, और यहाँ पे क्या आया था अपने पास yi² प्लस का क्या आया था zi², ये वाली टर्म आई थी। अब मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये वाली टर्म आ रही है तो इसको मैं समेसन के बेस पे अलग अलग लिख सकता हूँ। 3 के लिए ix(x) था तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m1, यहाँ पे हो जाएगा y1² प्लस का क्या हो जाएगा z1²। क्लियर। ऐसे अपने पास सेकंड हो जाएगा अपने पास m2, यहाँ पे हो जाएगा y2² प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास z2², प्लस हो जाएगा अपने पास क्या m3, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी y3² प्लस का क्या हो जाएगा z3²। क्लियर। ये वाली टर्म होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये सारी टर्म हो गई। समेसन था तो फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए मैंने क्या कर दिया, तीनों को सेपरेट कर दिया। अब यदि तीनों को सेपरेट कर दिया तो सारी वैल्यू है वो वैल्यू भी रख सकते हो आप। तो वो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा ix(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 m2 और m3। ये तो मुझे पता है पूरा का पूरा क्या है m ही है, क्योंकि इनका मास समान है तो कॉमन ले लिया। y1² और z1², तो देखो y1² क्या है 0 है, z1² भी कितना है 0 है, क्या हो गया 0। m2 बाहर आ गया, m2 तीनों बाहर थे तो m वाली टर्म बाहर आ गई, y2 की जगह क्या हो जाएगा अपने पास a², z2 की जगह क्या हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा अपने पास y3 की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस z3 की जगह क्या हो जाएगा a², यानी ये वाली टर्म रह जाएगी अपने पास क्या ix(x) इज इक्वल टू m, और m की जगह रह जाएगा a² और a² यानी कितना हो जाएगा 2a², यानी अपने पास ये जो ix(x) आया वो कितना आया ix(x), ये वाली जो वैल्यू आई वो क्या आई 2ma², यानी a² कौन सी डिस्टेंस है x के रेस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस है किसी भी पार्टिकल की, कि पार्टिकल जैसे यदि मैं कहता हूँ कि ये x के रेस्पेक्ट में घूम रहा है तो क्योंकि x का x के सापेक्ष जड़त्वीय आघूर्ण है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे x ये वाला है, पार्टिकल यदि इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है a है, वो इधर भी a रहेगा, इधर भी a रहेगा, इधर भी a रहेगा, इधर भी रहेगा, और m उसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 2ma²। एज इट इज ये तो मेरे पास निकला है एक कंपोनेंट। एज इट इज यदि मैं दूसरा कंपोनेंट निकालता हूँ, कौन सा कंपोनेंट निकालता हूँ i(y)y), तो मुझे पता है कि i(y)y) क्या आता है समेसन yi, यहाँ पे i(y)y) है यानी ये क्या हो जाएगा xi² प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास zi²। क्लियर। तो i(y)y) इज इक्वल टू हो जाएगा m1, यहाँ पे हो जाएगा x1² प्लस का हो जाएगा z1² प्लस का हो जाएगा अपने पास m2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या x2² प्लस का क्या हो जाएगा z2² प्लस का हो जाएगा अपने पास m3, और यहाँ पे हो जाएगा x3² प्लस का क्या हो जाएगा z3², ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब मैं यहाँ से सारी की सारी वैल्यू रख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपने पास i(y)y), तो m तो मैंने बाहर ले लिया क्योंकि m तीनों में कॉमन आएगा। अब मुझे पता है कि x1 और z1, तो x1 में क्या था अपने पास a² था, तो ये भी कितना आ जाएगा a², z क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे x2 था, तो मुझे पता है कि x2 तो कितना होता है 0, z2 भी कितना है 0। ऐसे अपने पास जो m3 था उसकी जगह m आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास x3 है, तो 3 का तो क्या हो जाएगा अपने पास x3 0² प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे a², यानी ये भी कितना हो जाएगा a और a 2a, यानी i(y)y) भी कितना आएगा अपने पास 2ma²। क्लियर। क्या आ गया अपने पास 2ma²। एज इट इज सिमिलरली मैं किसका निकालता हूँ, सिमिलरली मैं निकालता हूँ किसका iz का, तो iz भी क्या हो जाएगा अपने पास समेसन mi, यहाँ पे हो जाएगा क्या xi² प्लस का क्या हो जाएगा yi², ये वाली टर्म होगी। और इसको भी यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो iz इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 x1² प्लस का y1² प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या m2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या x2² प्लस का क्या हो जाएगा y2²
प्लस का हो जाएगा m3 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x3 का स्क्वायर प्लस का z3 का स्क्वायर। क्लियर, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आई जेड जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास आई जेड जेड। अब यहाँ पे हो जाएगा देखो m1 तो एज इट इज है, क्या रह जाएगा अपने पास m1 तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास x1 और y1, तो देखो यहाँ पे x1 की तो वैल्यू a है प्लस का क्या है 0 स्क्वायर, इसको मैं कॉमन लेके क्या कर दूँ क्योंकि m तीनों का इक्वल है तो मैं लिख दूँ तीनों का m बार। यहाँ पे हो जाएगा ये वाली टर्म, ऐसे ही यहाँ पे m बार आ गया, x2 क्या है 0 है, y2 की जगह क्या रह जाएगा a स्क्वायर रह जाएगा, प्लस ये क्या रह जाएगा x3 भी 0 और यहाँ पे क्या रह जाएगा अपने पास, यहाँ पे चेंज कैसे हो गया देखो x1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर x आई और y स्क्वायर लिखा है, तो x1 तो a आ जाएगा, y1 0 हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, y2 a रह जाएगा और x3 भी क्या रह जाएगा अपने पास 0 और z3 क्या रह जाएगा अपने पास वैल्यू 3 कैसे बन रही है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो आई जेड जेड आना चाहिए वो भी कितना आना चाहिए अपने पास a स्क्वायर आना चाहिए, यानी y2 वाली टर्म में ये क्या आनी चाहिए अपने पास 0 आएगी, ये वाली टर्म क्या जाएगी अपने पास देखो आई जेड जेड की बात करते हैं तो आई जेड जेड अपने पास 2 वाली टर्म हो गई, इसमें क्या लिया था अपन ने x2 y2। यदि मैं जेड जेड के लिए बात करूंगा तो जेड के लिए ये वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पे एक्स आई और वाई आई आ जाएगा, तो एक्स आई x1 y1, तो देखो कोऑर्डिनेट ये थे अपने पास a0 0, फिर था अपने पास 0 a0, थर्ड कोऑर्डिनेट था 0 0 a, यानी ये तो किसकी वैल्यू है x1 की है, ये x2 y2 की है और ये किसकी है z3 की है, तो x1 की वैल्यू a आ गई, यहाँ पे अपने पास x2 है तो x2 0 आ जाएगा, ये x1 ये y1 और ये z1 है, ये x3 ये y3 और ये z3 है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x1 y1, तो x1 y1 a स्क्वायर 0 हो गया, x2 y2 यानी ये 0 हो जाएगा और y2 की टर्म में क्या आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, अच्छा यहाँ गलत लिख ली, ये टर्म मिस्टेक लिख ली, ये टर्म क्या है अपने पास, इसीलिए मैं सोचूं कि सारों का 2m स्क्वायर आ रहा है तो इसका 3 कैसे बन गया, बिल्कुल वो 2 ही आएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y3 का स्क्वायर होगा और मुझे पता है कि y3 0 + 0 आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2ma स्क्वायर। क्लियर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो इसको तो आप हटा देना क्योंकि ये तो पहले अपने ऊपर लिख ही रखा है। तो ये मेरे पास कितने कंपोनेंट आ गए 3 कंपोनेंट आ गए, मेरे पास कितने कंपोनेंट आ गए 3 कंपोनेंट आ गए। अब मैं बात करता हूँ आगे वाले कंपोनेंट की, अब आगे के 6 कंपोनेंट और है, तो फर्स्ट निकालते हैं अपन कौन सा आई एक्स एक्स हो गया, तो सेकंड निकालते हैं अपन आई एक्स वाई, तो उसका जो आई एक्स वाई वाला कंपोनेंट है वो क्या आएगा, तो देखो आई एक्स वाई का समेशन फॉर्मूला क्या आता है एम आई, यहाँ पे आता है एक्स आई और साथ में क्या आता है वाई आई। यदि मैं यहाँ पे 3 पार्टिकल की बात करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा m1 x1 y1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 x2 y2 और प्लस का हो जाएगा m3 x3 और y3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब यदि मैं सारी वैल्यू रखता हूँ तो देखो आई एक्स वाई, m तो सारों में है तो m तो मैं कॉमन लेके इक्वल था तो बाहर ले लिया, x1 और y1, तो देखो यहाँ पे x1 तो a है बट y1 कितना है 0 है, ऐसे मेरे पास x2 कितना है x2 0 है और y2 a है, ये वाली टर्म है, प्लस का क्या हो जाएगा x3 0 है और y3 भी कितना है 0 है। तो देखो ये मल्टीपल में जितनी भी टर्म आ रही है सारी 0 के इक्वल आ रही है, तो अपने पास जो आई एक्स वाई मिलेगा वो भी कितना मिलेगा 0 मिलेगा, कंप्लीट आई एक्स वाई कितना हो जाएगा 0। अब मुझे पता है कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों ही इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे आई वाई एक्स करोगे तो ये वाई एक्स आ जाएगा, ये वाई एक्स आ जाएगा, ये वाई एक्स आ जाएगा, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी इसी प्रकार आई वाई एक्स भी कितना हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा, इसी प्रकार आई वाई एक्स कितना हो जाएगा 0। एज इट इज मैं बात करता हूँ किसकी दूसरे की, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई सेकेंड हो जाएगा आई एक्स वाई हो गया, आई जेड एक्स किसकी बात करते हैं आई एक्स जेड की, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी समेसन एम आई, समेसन हो जाएगा अपने पास एक्स आई और जेड आई, तो इसमें भी इस टर्म एज इट इज एपोन होगी, तो एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x1 z1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2, यहाँ पे हो जाएगा x2 और z2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3 x3 और क्या z3।
ये वाली टर्म हो जाएगी। तो मुझे पता है कि आई एक्स जेड, ये वाली भी टर्म क्या बताएगी यहाँ पे m1, तो m बाहर आ जाएगा। अब देखो x1 और z1, x1 तो a है, ये 0 है, प्लस x2 और z2, x2 तो 0 है और z2 भी कितना है 0 है, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या m3 बाहर आ गया, तो x3 भी कितना है 0 है और z3 कितना है a है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो आई एक्स जेड भी कितना 0। यदि मुझे पता है कि आई एक्स जेड 0 आया है तो आई जेड एक्स भी कितना आएगा 0, ये वाली टर्म आएगी। तो देखो अपन ने आई एक्स एक्स निकाल दिया, आई एक्स वाई निकाल दिया, आई एक्स जेड निकाल दिया, तो ये तीनों टर्म निकाल दी। फिर वाई वाले में आ गए तो आई वाई एक्स निकाल दिया, तो आई वाई एक्स ये हो गया, आई क्या हो गया वाई वाई हो गया जो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, जो 2m² आया है, और आई वाई जेड निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है आई वाई जेड। तो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या हो जाएगी अपने पास आई वाई जेड, तो ये वाली टर्म हो जाएगी आई वाई जेड इज इक्वल टू समेसन एम आई, और यहाँ पे हो जाएगा वाई आई और साथ में क्या हो जाएगा जेड आई। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास m1 y1 और z1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2, यहाँ पे हो जाएगा y2 और z2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m3 y3 और z3। तो यहाँ भी वैल्यू दी m तीनों का कॉमन है तो m तो बाहर आ जाएगा, y1 और z1 यानी y1 तो कितना है 0 और z1 भी कितना है 0, यानी ये वाली टर्म 0। y2 कितना है y2 तो हो जाएगा अपने पास a, z2 कितना हो जाएगा 0, प्लस का 3 वाली टर्म में ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो भी इसकी भी फाइनल रिजल्ट कितना 0। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या आया आई वाई जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यदि आई वाई जेड 0 है तो आई जेड वाई भी कितना होगा 0 होगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं इन सारों की वैल्यू रखता हूँ, मुझे पता है कि सारों की वैल्यू क्या आई, तो मैंने सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो निकाल दिए। अब इसकी मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इन यदि सारों की वैल्यू रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या आती है, मुझे पता है कि जड़त्वीय नियतांक में जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू किसके इक्वल है। तो यहाँ पे मेरे पास था क्या आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, ऐसे ही था अपने पास आई वाई एक्स, आई वाई वाई और साथ में था आई वाई जेड, ऐसे ही था अपने पास आई जेड एक्स, आई जेड वाई, साथ में था अपने पास आई जेड जेड। और यदि मैं इन सारों की वैल्यू रखता हूँ तो इन सारों की वैल्यू आई है, देखो जो डायगोनल वाले एलिमेंट थे उन सब की वैल्यू मिली है, तो वो वैल्यू क्या मिली अपन को 2ma²। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2ma²। यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 मिली है, ये 0 है, ये क्या हो जाएगा 2ma², ये 0 हो जाएगा 0 0 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2ma²। क्लियर। ये वाली टर्म हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2ma यदि मैं बाहर ले लूँ या 2ma² यदि मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये लिख सकता हूँ। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2ma² और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का मतलब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3/3 की डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/3 की क्या हो जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। तो जो भी अपने पास फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया अपने पास कि जो अपना फाइनल रिजल्ट है वो है आई, इसकी मैट्रिक्स ली अपन ने कितनी 3/3 की, और इसकी वैल्यू आई अपने पास 2ma² आई, और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3। क्लियर। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल, ये वाला जो न्यूमेरिकल है एग्जाम में कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, 3 में भी पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास जो भी वैल्यू है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि मेरे पास 3 मास थे, तीनों के मास क्या थे समान थे, मास अलग अलग भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल को चेंज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो अपने पास क्या थे, तीनों के मास सेम थे, तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, और कोऑर्डिनेट के बेस में मुझे क्या निकालना था सभी जड़त्वीय नियतांक निकालने थे। तो मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पर सभी जड़त्वीय नियतांक निकाल दिए। तो सारी की सारी टर्म जड़त्वीय नियतांक की टर्म में क्या हो गई डिफाइन हो गई। तो यहाँ पे होगा आई एक्स एक्स हो गया, आई एक्स वाई हो गया, तो इस तरीके से सारी टर्म डिफाइन हो गई। तो विकर्ण एलिमेंट में तो सभी की वैल्यू मिली है और बाकी सब क्या रह गया अपने पास 1 1 रह गया। तो विकर्ण एलिमेंट में अपने पास जो वैल्यू मिली वो 2ma² मिल रही है, बाकी सारी एलिमेंट की टर्म क्या आ रही है 0। क्लियर। तो ये अपन ने बात की जे व ओमेगा की असमांतर की स्थिति की, और एक न्यूमेरिकल की जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इस न्यूमेरिकल को कैसे घुमाया भी जा सकता है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि यदि कोई
बॉडी है उस बॉडी में 3 मास है m1 m2 और m3 और तीनों की वैल्यू दे दे और तीनों के कोऑर्डिनेट दे दे और उसकी भी क्या दे दे आपको कोई वैल्यू दे दे, तो आप उसके बेस पे सारे के सारे क्या निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आई एक्स वाई निकाल सकते हो, आई वाई एक्स निकाल सकते हो, आई जेड एक्स निकाल सकते हो, सारे के सारे जो जड़त्वीय नियतांक के पद है वो निकाल सकते हो। क्लियर। तो ये वाले अपन ने क्या निकाले, यहाँ पे सारी की सारी टर्म निकाली और यहाँ से ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया कि जड़त्वीय नियतांक के 9 पद है, 9 में से 3 पद की वैल्यू मिल रही है, बाकी 6 पद यहाँ पे क्या मिलते हैं, 0 मिलते हैं, यानी 6 टर्म क्या मिलती है, 0। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। अब आगे वाली जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें 2-3 टॉपिक ही है और कुछ न्यूमेरिकल है, उसको ही अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।